हेलो बच्चों, वेलकम टू दक्ष कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 2, क्लास 12 इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 2। ठीक है, क्लास 12 इकोनॉमिक्स का हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। क्या नाम है? नेशनल इनकम अकाउंटिंग। इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। अब इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। देखो, हमें पढ़ना है कि कैसे भी कोई भी, हाँ, फंक्शनिंग ऑफ सिंपल इकोनॉमी। सबसे पहला चीज पढ़ना है हमें फंक्शनिंग ऑफ सिंपल, कोई भी एक सिंपल इकोनॉमी कैसे चल रही है। ओके, इसको समझना है। फिर जब मैं बात करूंगा सेक्शन नंबर 2.1, जो कि यहाँ से स्टार्ट होगा, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं कि कुछ प्राइमरी आइडियाज होंगे जिसके साथ हम काम करने वाले हैं। जब मैं बात करता हूँ सेक्शन नंबर 2.2, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि एग्रीगेट इकोनॉमी, किसी भी पूरे देश की जो एग्रीगेट इकोनॉमी वो कितनी है। और साथ में ही इसी सेक्शन में हमें ये भी पढ़ना होगा कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के तीन तरीके। इसमें हम नेशनल इनकम के कैलकुलेट करने के तीन तरीके भी पढ़ेंगे, 2.2 में ही पढ़ेंगे। एग्रीगेट इनकम के बारे में पढ़ेंगे, एग्रीगेट इनकम के बारे में पढ़ेंगे, साथ में ही नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के तीन तरीके पढ़ेंगे। कौन कौन से होगा इसमें? तीन तरीके होते हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के होते हैं। एक होता है प्रोडक्ट मेथड होता है, एक होता है एक्सपेंडिचर मेथड होता है, और एक होता है इनकम मेथड। ठीक है, इन तीन मेथड को हम समझेंगे कैसे हमें इनकम को कैलकुलेट करना होता है किसी भी देश के। और लास्ट सेक्शन जो 2.3 होगा, उसमें हम कुछ बात करेंगे, जो नेशनल इनकम की कुछ कैटेगरीज, सब कैटेगरीज होती है, उनको हम बात करेंगे। हाँ, जैसे इसमें हमें देखना पड़ेगा कि जीडीपी डेफलेटर क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, हाँ हाँ, डब्ल्यूपीआई सीपीआई मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है। ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर में ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो काफी बड़ा चैप्टर है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बेसिक चैप्टर है, इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ तक। तो अब आगे हम बात करते हैं कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। अब ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 में हमने ये सारी बातें पढ़ रखी, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है क्या नहीं होता, ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी है। तो चैप्टर नंबर 2 में जो हम बात करने वाले हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको देखते हैं। तो अगर देखा जाए तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट्स थे जिन्होंने क्या कहते हैं कि, हाँ, इकोनॉमिक्स को एज ए सब्जेक्ट लाया है, इकोनॉमिक्स को एज ए सब्जेक्ट लाया। उनमें से एक नाम है एडम स्मिथ का, उनमें से एक नाम है एडम स्मिथ का। इन्होंने एक अपनी बुक लिखी थी, उस बुक का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। तो इन्होंने मतलब कि एक बुक लिखी है, नाम से ही पता चल रहा है कि एन इंक्वायरी इनटू द नेचर, मतलब नेचर में क्या चीजें चल रही है क्या नहीं, इसको पता करना है। साथ में कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशन, मतलब कि कोई भी देश का क्या कहते हैं कि वेल्थ कैसे बनता है, ये सारी चीजें इन्होंने इस बुक में बताया। चलो ठीक है, इन्होंने ये बता रखा है। तो एडम स्मिथ ने क्या कहते हैं कि मतलब कि इकोनॉमिक को सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट लाने में काफी सहायता की। अब आगे समझते हैं कि यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास यही आता है कि व्हाट जनरेट्स द इकोनॉमिक वेल्थ ऑफ अ नेशन, कि कैसे किसी भी नेशन का इकोनॉमिक वेल्थ कैसे जनरेट होता है। पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि किसी भी, हाँ, पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि किसी भी देश का इकोनॉमिक वेल्थ कैसे जनरेट होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है? व्हाट मेक्स कंट्रीज रिच और पुअर, कौन सी चीजें हैं जो किसी भी देश को गरीब या अमीर बनाती हैं। कौन सी भी चीजें हैं जो किसी भी देश को अमीर या गरीब बनाती हैं। इन सब क्वेश्चंस को देखते हैं इकोनॉमिक्स में। ये सारे एक मेन क्वेश्चंस हैं कि कौन सा देश मतलब कि कैसे मतलब अमीर बन रहा है, कौन सा देश कैसे गरीब बन रहा है, ये सारी बात। इट इज नॉट द कंट्री विच आर एंडोड विद बाउंटी ऑफ नेचुरल वेल्थ, मतलब कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि जिस देश में क्या कहते हैं कि बहुत ज्यादा मिनरल्स है या नेचुरल वेल्थ है, नेचुरल वेल्थ होने की वजह से कोई भी, किसी भी कंट्री को इकोनॉमिक वेल्थ, मतलब कि अगर मैंने कहा कि किसी भी कंट्री में बहुत ज्यादा नेचुरल वेल्थ, नेचुरल वेल्थ, नेचुरल वेल्थ का मतलब आपको समझ में आता है क्या होता है? नेचुरल वेल्थ का मतलब होता है कि वहां पे मिनरल्स
या फॉरेस्ट या बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कि फर्टाइल लैंड, अगर ये है तो क्या इसकी वजह से कोई भी देश अमीर होता है? क्या इसकी वजह से कोई भी देश अमीर होता है? तो ऐसा कुछ नहीं। ऐसा नहीं है कि नेचुरल वेल्थ होने की वजह से इकोनॉमिक वेल्थ अच्छा होगा। इकोनॉमिक वेल्थ क्या नेचुरल वेल्थ की वजह से आता है? तो नहीं। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि नेचुरल वेल्थ जो होता है वो इकोनॉमिक वेल्थ जो होता है वो नेचुरल वेल्थ की वजह से आता है, या मतलब कि जिन देशों में बहुत ज्यादा नेचुरल वेल्थ है वो बहुत ज्यादा अमीर, ऐसा नहीं है। ठीक है। इन फैक्ट द रिस जैसे अगर हम देखें रिसोर्स रिच अफ्रीका, जब मैं बात करता हूँ अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, लैटिन अमेरिका जो है आपको कहाँ पे मिलेगा? साउथ अमेरिका। लैटिन अमेरिका कहाँ पे मिलेगा? साउथ अमेरिका। अगर मैं दो कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, हाँ अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ अफ्रीका की बात कर रहा हूँ और साउथ अमेरिका में कुछ पार्ट हैं जो लैटिन अमेरिका जिनको बोलते हैं, यहाँ पे क्या कहते हैं कि बहुत इसमें अब तक बहुत ज्यादा गरीब कंट्रीज रही है, देश के बहुत सारे गरीब कंट्रीज यहीं पे रही, लेकिन ये यहाँ पे बहुत ज्यादा रिसोर्सेस है, यहाँ पे क्या है बहुत ज्यादा रिसोर्सेस है। अफ्रीका में भी बहुत ज्यादा रिसोर्सेस हैं और क्या कहते हैं कि लैटिन अमेरिका में भी बहुत ज्यादा रिसोर्सेस, लेकिन यहाँ पे देश भी काफी सारे क्या गरीब देश हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे क्या है गरीब देश हैं। ठीक है। ओके। तो इसकी वजह से मतलब कि हम ये नहीं कह सकते कि अगर नेचुरली वेल्थ कंट्रीज है तो इसका मतलब ये है कि क्या कहते हैं कि वो अमीर होंगे, रजिस्ट्री ये नहीं होगी। देयर वॉज अ टाइम, अच्छा, वेयर एज मोस्ट मेनी प्रॉस्पेरस कंट्रीज, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो प्रॉस्पेरस हैं, मतलब उनके पास पैसा वैसा बहुत ज्यादा है, उनकी कंट्री बहुत ज्यादा धनी है, तो बहुत ज्यादा उनके पास इकोनॉमिक वेल्थ है। बहुत सारी कंट्रीज ऐसे हैं जिनमें बहुत ज्यादा इकोनॉमिक वेल्थ है, लेकिन वहां पे नेचुरल वेल्थ बहुत ही कम है, वहां पे नेचुरल वेल्थ क्या है बहुत ही कम। देयर वॉज अ टाइम when possession of natural resources was most important consideration, मतलब कभी ऐसा भी होता था, कभी ऐसा होता था कि नेचुरल रिसोर्सेज का पोसेशन होना, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज किसी भी देश के पास होना वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर क्या हुआ, इसको इंपॉर्टेंट माना जाता था, बट इवन देन द रिसोर्स हैड टू बी ट्रांसफॉर्म्ड थ्रू अ प्रोडक्शन प्रोसेस। हाँ, लेकिन क्या होता है, लेकिन हाँ उस टाइम में भी क्या होता था जब प्रोडक्शन प्रोसेस में हमेशा देखो क्या होता है, प्रोडक्शन प्रोसेस में जब आपने क्लास 11 पढ़ा होगा तो वहां पढ़ा होगा प्रोडक्शन में हमेशा क्या होता है कि एक कोई ना कोई पुरानी चीज होगी या रॉ मटेरियल होगा, उसको किसी ना किसी चीज में कन्वर्ट किया जाता होगा, लेकिन फिर भी पहले माना जाता था कि नेचुरल रिसोर्स होना काफी बड़ी बात है। लेकिन अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक वेल्थ। हाँ, इकोनॉमिक वेल्थ, the economic wealth or well-being of a country thus does not necessarily depend on the more possession of resources। तो ध्यान रख लो, कल को पेपर में पूछा जाएगा कि जो इकोनॉमिक वेल्थ होता है या इकोनॉमिक वेलबींग किसी भी कंट्री का, क्या वो डिपेंड होता है प्रोसेसर ऑफ रिसोर्सेज के ऊपर? तो नहीं। क्या जितने ज्यादा रिसोर्सेज हैं उतना ज्यादा इकोनॉमिक वेल्थ होगा? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है। The point is how these resources are used in generating a flow of production। मेन बात ये है कि कैसे इन रिसोर्सेज को, अगर हम इन रिसोर्सेज को प्रोडक्शन का जो मतलब सही तरीके से अगर हम क्या करें कि प्रोडक्शन का फ्लो सही रखें, तब क्या कहते हैं कि प्रोडक्शन का फ्लो सही से रखें, और कैसे हम इसको प्रोडक्ट मतलब कि जो रिसोर्सेज है उनको हम कैसे प्रोडक्शन में यूज कर रहे हैं, और साथ में ही कैसे हम इनकम और वेल्थ जनरेट कर रहे हैं इन रिसोर्सेस के थ्रू। इन रिसोर्सेस को प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व करके, इन रिसोर्सेस को प्रोडक्शन प्रोसेस में हम इन्वॉल्व करके प्रोडक्शन फ्लो को सही से बना करके हम कितना पैसा मतलब या पैसा इनकम या वेल्थ जनरेट कर रहे हैं, इस बात पे डिपेंड करता है इकोनॉमिक वेल्थ। इस बात पे इकोनॉमिक वेल्थ नहीं डिपेंड करता कि कितना पॉसेशन के ऊपर नहीं डिपेंड करता, बल्कि इस बात पे डिपेंड करता है कि कैसे कितना हम इसको क्या कर रहे हैं, हाँ इसको हम फ्लो ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्शन में कैसे हम इनको इन्वॉल्व कर रहे हैं इन रिसोर्सेज को, और इनकम जनरेट कर रहे हैं, ये मैटर करता है। ओके, क्लियर है? लेट अस नाउ dwell upon this flow of production। अब हमें समझना है ये फ्लो ऑफ प्रोडक्शन को समझना है, जिससे पैसा किसी भी देश का बनता है, किसी भी देश का पैसा किससे बनता है? फ्लो ऑफ प्रोडक्शन कितना सही से और कितना पैसा जनरेट किया जा रहा है। तो अच्छा, हाउ डज दिस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन अराइव? ये फ्लो ऑफ प्रोडक्शन कैसे आया? ये फ्लो ऑफ प्रोडक्शन अब क्या कहते हैं कि कैसे आया? तो सबसे पहले पीपल कंबाइन दियर एनर्जीज
with the natural and man-made environment within the certain social and technological structure to generate a flow of production। तो देखो, फ्लो ऑफ प्रोडक्शन को बनाने के लिए लोग क्या करते हैं भाई, वो अपनी एनर्जी, हाँ, पीपल कंबाइन दियर एनर्जी, वो अपनी एनर्जी और साथ में ही नेचुरल और मैनमेड इन्वायरमेंट सबको आपस में एक साथ में जोड़ते हैं, सबको आपस में एक साथ में जोड़ते हैं और फिर क्या करते हैं, विद इन अ सर्टेन सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल स्ट्रक्चर, तो एक नया फ्लो ऑफ प्रोडक्शन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक फ्लो ऑफ प्रोडक्शन बनाते हैं। याद करो, आपने क्लास 9th में ऐसा कुछ पढ़ रखा हो, ऐसे पढ़ा होगा कि यहाँ पे क्या कहते हैं कि टेक्नोलॉजी जैसे ही मतलब कि सबको अगर देखा जाए तो, हाँ, एक होता है कि क्या कहते हैं कि ये खुद इंसान खुद अपनी पीपल, हाँ, पीपल, फिर यहाँ पे नेचुरल एनवायरनमेंट, हाँ, और फिर यहाँ पे क्या कहते हैं कि उनका टेक्निकल, या टेक्निकल एनवायरनमेंट या टेक्नोलॉजी, समझ लो टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी, ये तीनों चीजें जब मिल जाती हैं, जब टेक्नोलॉजी ये तीनों जब मिल जाते हैं तब फिर क्या कहते हैं, कुछ ना कुछ नया चीज प्रोड्यूस करते हैं, नए नए रिसोर्सेज बनते हैं, नए नए रिसोर्सेज तभी बनते हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पे हमें यहाँ पे फोकस करना है कि फ्लो ऑफ प्रोडक्शन बनाने के लिए लोग अपनी एनर्जी, साथ में नेचुरल एनवायरनमेंट या चाहे वो मैन मेड एनवायरनमेंट, इसको क्या कहते हैं कि मर्ज करते हैं और साथ में ही वो किसी किसी भी सोशल या टेक्नोलॉजिकल स्ट्रक्चर में काम करना शुरू कर देते हैं। अब हम बात करते हैं अपने इस मॉडर्न इकोनॉमिक्स। इन आर मॉडर्न इकोनॉमिक सेटिंग, दिस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन अराइजेस आउट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज। तो यहाँ पे जो ये जो फ्लो ऑफ प्रोडक्शन होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से फ्लो ऑफ प्रोडक्शन हमारे इसमें आता है। तो यहाँ पे जो फ्लो ऑफ प्रोडक्शन आता है वो किसकी वजह से आता है, जब हम प्रोडक्शन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन से स्टार्ट होता है। जो फ्लो ऑफ प्रोडक्शन कहाँ से एराइज होता है, फ्लो ऑफ प्रोडक्शन जो एराइज होता है वो कहाँ से होता है, फ्लो ऑफ प्रोडक्शन का एराइज हमारे यहाँ पे अभी जो ये मॉडर्न इकोनॉमिक सेटिंग में जो फ्लो ऑफ प्रोडक्शन अराइज किसकी वजह से होता है, प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज। चाहे वो, अब यहाँ पे कमोडिटीज का मतलब गुड्स और सर्विसेज दोनों का प्रोडक्शन होता है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाता है किसके थ्रू, बाय मिलियंस ऑफ एंटरप्राइजेस, लार्ज एंड स्मॉल, चाहे वो बड़े या चाहे वो छोटे, चाहे वो बड़े हों या चाहे वो छोटे हों इंटरप्राइजेस, दोनों ही मिलकर के गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, दोनों ही मिलकर के गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। तो वहीं से प्रोडक्शन, हाँ, फ्लो ऑफ प्रोडक्शन शुरू होता है। दीज एंटरप्राइजेस रेंज फ्रॉम अ जायंट कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी ये क्या कहते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जिसमें क्या कहते हैं कि बहुत सारे लोग काम करते हैं, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि सिंगल एंटरप्रेन्योर एंटरप्राइज होती है जिसमें केवल एक ही एंटरप्रेन्योर होता है, ऐसा भी हो सकता है। बट व्हाट हैपन टू दीज कम्युनिटीज, यानी कि जो प्रोड्यूस की गई उनका क्या होता है, जो चीजें प्रोड्यूस की गई, सबसे पहले जो चीजें प्रोड्यूस की जाती हैं फिर उनको बेचा जाएगा ना, जो चीजें प्रोड्यूस की जाएंगी उनको क्या किया जाएगा, वो बेचा जाएगा। ईच प्रोड्यूसर ऑफ कमोडिटीज इंटेंस टू सेल हर आउट, जो भी मतलब कि यहाँ पे इनपुट दिया। अब कोई प्रोड्यूसर होगा, हाँ, कोई क्या होगा, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या करेगा, उसको उस आउटपुट को, जो इसका आउटपुट आएगा उसको वो क्या करेगा, सेल करेगा, उसको वो क्या करता है, सेल करता है। सो फ्रॉम द स्मॉलेस्ट आइटम, चाहे वो पिन हो, चाहे वो बटन्स हो, चाहे वो लार्जेस्ट हो लाइक एरोप्लेन हो या ऑटोमोबाइल्स हो, चाहे वो जायंट मशीन हो या कोई भी है क्या कहते हैं कि सेलेबल सर्विस हो, कुछ भी होता है, चाहे तो डॉक्टर लॉयर, चाहे, हाँ, डॉक्टर लॉयर, और चाहे क्या कहते हैं कि फाइनेंशियल कंसल्टेंट, ये सब क्या करते हैं, चाहे वो गुड्स और सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस की जाती है उनको सोल्ड किया जाता है, उनको बेचा जाता है किसको, कंज्यूमर्स को, उनको किसको बेचा जाता है, कंज्यूमर्स। क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा कंज्यूमर क्या होता है। कंज्यूमर वो लोग होते हैं जो किसी भी सामान को यूज करते हैं, किसी भी सामान को यूज करते हैं। जैसे एक पेन प्रोड्यूस किया गया, वो बच्चों को बेचा जाता है, तो वो बच्चे क्या करते हैं, उस पेन से लिखते हैं, वो बच्चे क्या करते हैं, उस पेन से लिखते हैं। तो एक प्रकार से क्या हुआ, हाँ, एक प्रकार से क्या हुआ कि यहाँ पे सामान को बेचा गया ना, बच्चों को सामान बेचा जा रहा है, तो एक प्रकार से कंज्यूमर्स।
द कस्टमर या कंज्यूमर इन टर्न, ये कंज्यूमर में भी इंडिविजुअल, कंज्यूमर कभी कभी क्या हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, कंज्यूमर जो होता है वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, या कभी कभी कंज्यूमर जो होता है वो एंटरप्राइज भी हो सकता है। कंज्यूमर कभी कभी इंडिविजुअल भी हो सकता है, कंज्यूमर कभी कभी एंटरप्राइज भी हो सकता है। एंड द गुड और सर्विस परचेज्ड बाय दैट एंटिटी माइट बी फाइनल यूज, कभी कभी क्या होता है कि कुछ सामान लोग इसलिए खरीदते हैं वो खुद यूज करने के लिए, कभी कभी वो लोग कोई भी सामान खुद इसलिए यूज कर मतलब खरीदते हैं खुद के यूज के लिए। कभी कभी क्या होता है कि वो उसको भी, जैसे मान लो कि अगर मैं बताऊं कि लोग सबसे पहले, मान लो कि क्या कहते हैं कि कोई कपड़ा खरीद लिया, हाँ, कोई कपड़ा खरीद या धागा खरीद लिया, पहले उन्होंने क्या खरीद लिया, धागा, थ्रेड, हाँ, फिर उससे क्या बनाया, कपड़ा बनाया, इससे क्या बनाया, क्लॉथ। अब हो सकता है कि इससे भी, इस क्लॉथ पे क्या बनाया जाए, गारमेंट्स बनाया जाए, क्या बनाया जाए, गारमेंट्स बनाया जाए। तो अब उसको देखो क्या हो रहा है, धीरे 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 चलते आगे आगे, मतलब ऐसे अलग अलग, देख रहे हो ना, कि मतलब कि कभी यहाँ से यहाँ खरीदा गया, फिर यहाँ से यहाँ खरीदा गया। अब या फिर उसको भी स्पेसिफिक उसमें कन्वर्ट किया जाता है ना, तो वही कभी कभी क्या होता है कि लोग सामान फाइनल यूज के लिए खरीद लेते हैं, कभी कभी उनको दूसरे आगे वो फर्दर प्रोडक्शन में यूज किया जाता है, कभी कभी उन चीजों का आगे फर्दर प्रोडक्शन में भी यूज किया जाता है। तो ऐसे भी डिपेंड करता है। when it is used in further production it often loses its characteristic at that specific good, यानी कि जब उसको फर्दर प्रोडक्शन में यूज किया जाता है तो वो अपने पहले वाली कैरेक्टरिस्टिक क्या करता है, वो खो देता है, वो पहले वाली कैरेक्टरिस्टिक खो देता है और फिर वो नया बन जाता है, वो कुछ नया चीज बन जाती है, ठीक है, एट स्पेसिफिक गुड एंड इट इज ट्रांसफॉर्म्ड थ्रू अ प्रोडक्टिव प्रोसेस इनटू अनदर गुड। ये क्या होता है, फिर दूसरे में कन्वर्ट किया जाता है। दस फॉर्मर प्रोड्यूसिंग कॉटन, जैसे मान लो कि इस कॉटन जो बनाया जाता है, कॉटन, कॉटन कौन प्रोड्यूस करता है, फार्मर। अब ये फार्मर क्या करता है, इसको बेच देता है, इसको बेच दिया तो वो कहाँ पे पहुंच गया, स्पिनिंग मिल। स्पिनिंग मिल में क्या होता है, स्पिनिंग मिल में ये क्या होता है, यार्न बन जाता है, क्या बन जाता है, यार्न बन जाता है, यार्न बन जाते हैं। और फिर ये यार्न क्या होता है, इसको बेच दिया जाता है टेक्सटाइल मिल, हाँ, ये स्पिनिंग मिल के पास जाता है, यार्न जो होता है अब ये कहाँ पे जाएगा, टेक्सटाइल मिल के पास, हाँ, सोल्ड टू अ टेक्सटाइल मिल वेयर, हाँ, वेयर थ्रू द प्रोडक्टिव प्रोसेस इट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू क्लॉथ। तो यार्न किस में कन्वर्ट हो गया, क्लॉथ में, यार्न किस में कन्वर्ट हो गया, क्लॉथ में, और क्लॉथ इज इन टर्न ट्रांसफॉर्म्ड थ्रू द अनदर प्रोडक्टिव प्रोसेस इनटू एन आर्टिकल ऑफ क्लॉथिंग व्हिच इज रेडी टू सोल्ड फाइनली कंज्यूमर। तो यानी कि यहाँ से ये गारमेंट्स बन गए, या समझ लो कि कह लो कि फाइनल गुड्स बन गए। तो देखो ये जो कॉटन था वो धीरे धीरे पहले यार्न बना, फिर यार्न से क्लॉथ बना, गारमेंट, यानी कि कभी कभी एक चीज को फर्दर आगे बेचा जाता है, फिर वो आगे और बेचा जाता है, फिर आगे और बेचा जाता है। तो वो जो फाइनली यूज करने के लिए, जब जिसमें आप कोई ट्रांसफॉर्म नहीं किया जाएगा, हाँ, जब कोई भी एक ऐसी चीज बन जाती है कि अब उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किया जाएगा, अब उसको फर्दर प्रोड्यूस के लिए यूज ही नहीं किया जा सकता, कोई भी ऐसी चीज जिसको आगे फर्दर प्रोड्यूस करने के लिए यूज नहीं किया जा सकता, उसे कहते हैं फाइनल गुड। तो पेपर में पूछा जा सकता है, या इकोनॉमिक्स में तुम्हारे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फाइनल गुड का, तो ये समझ लो फाइनल गुड क्या होता है। फाइनल गुड एन आइटम दैट इज मीन्ड फॉर फाइनल यूज, एक, हाँ, जब हम बात करते हैं कि एक ऐसा सामान जिसको फाइनल यूज के लिए किया जाएगा, जिसका यूज ही केवल और केवल, जिसको बनाया ही गया है फाइनल यूज, एंड विल नॉट पास थ्रू एनी मोर स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, मतलब अब इसमें फर्दर इसको प्रोडक्शन के लिए यूज किया ही नहीं जा सकता। एक ऐसा सामान जिसको फाइनल यूज के लिए मतलब बनाया गया है और उसको फर्दर स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन में नहीं यूज किया जा सकता, हाँ, या उसमें फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया जा सकता, उसे ही बोला गया फाइनल गुड। क्लियर है। फाइनल गुड क्या होता है, फाइनल गुड का मतलब एक ऐसा सामान जिसमें फर्दर कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब पेपर में पूछा जा सकता है क्यों हम इसको फाइनल गुड कहते हैं, क्यों हम इसको फाइनल गुड कहते हैं, ओके, because once it has been sold it passes out by the active economic flow, यानी कि इसको फाइनल गुड हम इसलिए कह रहे हैं, इसको फाइनल गुड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये एक्टिव इकोनॉमिक, एक बार इसको क्या कहते हैं कि बेच दिया गया, अगर एक बार फाइनल गुड को बेच दिया गया तब ये एक्टिव इकोनॉमिक फ्लो से बाहर चला गया, अब ये एक्टिव इकोनॉमिक फ्लो से बाहर चला गया, ठीक है, क्लियर है। इसको हमने फाइनल गुड इसलिए बोला
क्योंकि अब ये अगर इसको एक बार बेच दिया गया तब ये एक्टिव इकोनॉमिक फ्लो में नहीं रहेगा। इट विल नॉट अंडरगो एनी फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन एट द हैंड्स ऑफ एनी प्रोड्यूसर, यानी कि इसमें फर्दर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। इट में अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन बाई द एक्शन ऑफ अल्टीमेट परचेजर। हो सकता है कि इसमें जो चेंजेस किए जा रहे हैं वो परचेजर के द्वारा किया जा रहा है। अल्टीमेट परचेजर मतलब फाइनल परचेजर, मतलब फाइनल खरीदने वाले के, लेकिन वो एक्टिव इकोनॉमिक फ्लो में नहीं आएगा, वो एक्टिव इकोनॉमिक फ्लो में नहीं आएगा। इन फैक्ट मेनी सच फाइनल गुड्स आर ट्रांसफॉर्म ड्यूरिंग दियर कंजम्पशन। बहुत सारे ऐसे चीजें होती हैं, बहुत सारे फाइनल गुड्स होते हैं जो कंजम्पशन के टाइम में क्या कहते हैं कि उनमें ट्रांसफॉर्म किया जाता है। अब ये कह दो कि खाना बनाने के लिए तो ट्रांसफॉर्मेशन किया ही जाता है ना। तो उसमें वही चीजें हैं कि फाइनल गुड्स बनाने में बहुत सारी चीजें होती है जिनको कंजम्पशन के टाइम में उसमें कंजम्पशन के टाइम में बहुत सारी चीजें ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। बट वो एक्टिव इकोनॉमिक फ्लो में नहीं आती, वो एक्टिव इकोनॉमिक फ्लो में नहीं आती। ठीक है। दस टी लीव्स परचेज्ड बाय कंज्यूमर आर नॉट कंज्यूम्ड इन दैट फॉर्म। अच्छा, जैसे चाय की पत्तियां लोग खरीदते हैं, तो क्या उसको वैसे ही उसको पी जाते हैं क्या? नहीं, उसको तो पहले ड्रिंकेबल टी में कन्वर्ट करना पड़ता है। उसको क्या कहते हैं, टी लीव्स को यूज करते हैं। टी लीव्स को यूज करके लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले ड्रिंकेबल टी बनाते हैं, तब उसको पिया जाता है ना, ड्रिंकेबल टी को पिया जाता है। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे भी हमारे किचन में ऐसे बहुत सारे सामान होते हैं जिनको हमें एक से दूसरे फॉर्म में खाना बनाने के प्रोसेस ऑफ कुकिंग में ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। बट द कुकिंग एट होम इज नॉट इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन जब हम घर पे जो खाना बनाते हैं, क्या वो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है क्या? नहीं, जो घर पे हम जो खाना बना रहे होते हैं तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होता, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होता। इवन दो द प्रोडक्ट इन्वॉल्व अंडर गुड्स ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो ट्रांसफॉर्मेशन में तो जा तो रहा है लेकिन वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ही नहीं। तो फाइनल गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनको अगर अब हमने बेच दिया या जिनको हमने सोल्ड करने के बाद में, जिसको सोल्ड करने के बाद में वो एक्टिविटी एक्टिव इकोनॉमिक फ्लो से वो बाहर चले जाए तो उन्हें क्या बोला गया? फाइनल गुड्स बोले। गॉट इट? होम कुक्ड फूड मतलब जो घर पे बनाया गया खाना है। इट नॉट सोल्ड इन द मार्केट, के मार्केट में बेचा नहीं जाता। हाउएवर इफ द सेम कुकिंग और टी ब्रूइंग वाज डन इन द रेस्टोरेंट, तो देखो अगर इसको रेस्टोरेंट में किया जाता है, अगर इसको रेस्टोरेंट में किया जा रहा होगा तो तो वेयर द कुक्ड प्रोडक्ट वुड बी सोल्ड टू कंज्यूमर, जहां पे अगर ये कुक्ड प्रोडक्ट अगर सोल्ड कंज्यूमर्स को बेचा जा रहा होगा, कंज्यूमर्स को बेचा जा रहा होगा, देन द सेम आइटम सच एज टी लीव्स वुड सीज टू बी फाइनल गुड, तब वो फाइनल गुड नहीं होगा। तो यानी कि अगर जहां पे चाय की पत्तियां यूज किया जा रहा है चाय बेचने के लिए, चाय पत्तियों का यूज किया जा रहा है चाय बना करके बेचने के लिए, तो वहां पे वो फाइनल गुड टी लीव्स नहीं है बल्कि वो चाय है फाइनल, वहां पे वो चाय है फाइनल गुड। ठीक है। एंड वुड बी काउंटेड एज इनपुट्स, उसे इनपुट में लिया जाएगा और वो एक इकोनॉमिक वैल्यू होगा। ठीक है। दस इट इज नॉट इन द नेचर ऑफ गुड बट इन द इकोनॉमिक नेचर ऑफ इट्स यूज। तो ध्यान में रख लो, कोई भी गुड फाइनल गुड कब होगा और कोई भी गुड फाइनल गुड कब नहीं होगा, ये किस बात पे डिपेंड करता है? क्या नेचर ऑफ गुड के ऊपर डिपेंड करता है? नहीं। क्या ये सामान के ऊपर डिपेंड करता है क्या कि वो फाइनल गुड कब होगा? नहीं, बल्कि उसके नेचर ऑफ यूज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो फाइनल गुड कब है और कब वो क्या कहते हैं कि इनपुट गुड की तरह कब काम कर रहा है। तो फाइनल गुड की तरह कब काम करता है ये किस बात पर डिपेंड कर रहा है? इकोनॉमिक नेचर ऑफ इट्स यूज। ठीक है। किसी भी सामान के इकोनॉमिक नेचर ऑफ यूज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो फाइनल गुड है या नहीं। तो ध्यान में रखना, इतना बात समझ में आ गई। अब फाइनल गुड को भी दो पार्ट में डिवाइड किया, फाइनल गुड को फर्दर दो दो उसमें डिवाइड किया गया। एक बता दिया गया कंजम्पशन गुड। फाइनल गुड्स को भी ऑफ द फाइनल गुड्स वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन कंजम्पशन गुड एंड कैपिटल गुड। फाइनल गुड्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक होता है कंजम्पशन गुड और एक होता है कैपिटल गुड्स। गुड्स लाइक फीड, ठीक है, हाँ, कंजम्पशन गुड्स होते हैं और एक होता है कैपिटल गुड्स। देखो गुड्स लाइक फूड क्लॉथिंग, मतलब कि जो खाना होता है, क्लॉथिंग होता है, या सर्विसेज जैसे हाँ लाइक रिक्रिएशन दैट आर कंज्यूम्ड व्हेन परचेज्ड बाय दियर अल्टीमेट कंज्यूमर। अल्टीमेट मतलब होता है फाइनल कंज्यूमर जो उसको यूज करेगा ही करेगा। इन्हें बोलते हैं कंजम्पशन गुड। कंजम्पशन गुड का मतलब होता है इसको फर्दर किसी भी चीज में यूज नहीं किया जाएगा, किसी और चीज के प्रोडक्शन के लिए यूज किया ही नहीं जाएगा, तो उसे बोला गया कंजम्पशन गुड्स, बोला गया कंज्यूमर गुड्स बोला गया। ठीक है। दिस ऑल्सो इंक्लूड सर्विसेज। इसमें क्या होता है, इस कंजम्पशन गुड में कुछ सर्विसेज भी आ जाता है।
अब आपको गुड्स और सर्विसेज तो पता ही होंगी, चलो मैं बता देता हूँ। गुड्स का मतलब क्या होता है, जो सामान आप खरीद रहे हो, जिसको आप टच कर सकते हो, ये होता है। सर्विसेज का मतलब है, जैसे मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, तो ट्यूशन पढ़ाना एक सर्विस हुआ। हाँ, ये कोई गुड्स नहीं है, ठीक है। ट्यूशन पढ़ाना एक सर्विस हुआ। डॉक्टर जो होता है वो आपको सर्विस देता है, डॉक्टर जो होता है वो आपको सर्विस देता है। हाँ, टीचर जो होता है, जो लॉयर होता है, वो आपको सर्विस देता है, ठीक है। तो गुड्स जो होते हैं, जो सामान आप खरीद रहे हो, जो फिजिकल रूप में आपको मिलता है, उसे बोला जाता है गुड्स, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो कंज्यूमर गुड्स हो गए, हाँ, कंज्यूम बट फॉर कन्वीनियंस वी में रिफर टू, ये कंज्यूमर गुड्स ही बोला गया है। हाँ, तो यानी कि आपको पता चल गया कि कंज्यूमर गुड्स वो फाइनल गुड्स होते हैं, कंज्यूमर गुड्स वो फाइनल गुड्स होते हैं जिनको अल्टीमेट कंज्यूमर जो होता है वो गुड्स कंज्यूम करने के लिए ही यूज करता है, ठीक है। ओके, देयर आर अदर गुड्स दैट आर ड्यूरेबल कैरेक्टर, कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे भी गुड्स होते हैं जो ड्यूरेबल कैरेक्टर में होते हैं, ठीक है। जिनको क्या कहते हैं कि कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जो क्या होते हैं, ड्यूरेबल कैरेक्टर। ड्यूरेबल कैरेक्टर का मतलब होता है, ड्यूरेबल मतलब होता है टिकाऊ। अगर आपसे पूछा जाए ड्यूरेबल का मतलब क्या होता है, तो टिकाऊ, जो कुछ टाइम तक के लिए होते हैं, ठीक है। विच आर यूज इन प्रोडक्शन प्रोसेस, जिनका प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज किया जाता है। जैसे टूल्स हो गए, इम्प्लीमेंट्स, मशीन्स। टूल्स, इम्प्लीमेंट्स एंड मशीन्स, ये जो होते हैं, ये हमेशा कुछ लंबे टाइम के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, जैसे किसी ने साइकिल खरीदी, हाँ, किसी ने साइकिल खरीदी। अब साइकिल तो वो फाइनल, वो साइकिल बेचने के लिए नहीं खरीदा, साइकिल वो खुद के लिए खरीदा है कि चलाएगा। लेकिन वो साइकिल क्या 2 दिन में खत्म हो जाएगी क्या? 2 दिन में तो खत्म नहीं हो जाएगी। हो सकता है उस साइकिल से वो कुछ और बिजनेस करना शुरू करे। हाँ, साइकिल से उसने हो सकता है कि सब्जियां बेचना शुरू करे घूम घूम करके। तो ये जो हुआ, तो साइकिल एक प्रकार से वहां पे प्रोडक्शन प्रोसेस में आ गया। तो ये ऐसे ही भी समझ लो कि वो ये मशीन वगैरह जो होती है, सबसे अच्छा तो एग्जाम्पल होता है मशीन वगैरह। साइकिल तो एक जस्ट मैं ऐसे ही एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मशीन वगैरह जो होती है, मशीन जो लोग कंपनी कोई खोलते हैं, या हाँ कोई इंडस्ट्री खोलते हैं या फैक्ट्री खोलते हैं, उसमें जो मशीन्स आती हैं वो फाइनल गुड की तरह ही यूज होती है। लेकिन हाँ, फाइनल गुड की तरह ही यूज होती है, वो मशीन खुद नहीं कन्वर्ट होती किसी, वो किसी सामान को कन्वर्ट करती है। जो मशीन्स होती हैं वो किसी सामान को कन्वर्ट करती हैं। तो मशीन से जो हो गई वो तो हो गई वो कैपिटल गुड्स में आ गई, वो कैपिटल गुड्स में आ गई क्योंकि वो फाइनल गुड ही है मशीन। लेकिन उनका काम क्या होता है, किसी और चीज में वो काफी लंबे समय तक काम करते हैं, ठीक है। while they make production of other commodity feasible। तो ये दूसरे चीजों को क्या कहते हैं कि दूसरे चीजों का प्रोडक्शन करने में सहायता करते हैं। जो कैपिटल गुड्स होते हैं वो हमेशा दूसरे चीजों को बनाने में सहायता करते हैं, ठीक है। गॉट इट? आगे, they themselves don't get transformed। ध्यान में रखना, ये मशीन खुद नहीं कन्वर्ट होती किसी भी चीज में। ध्यान में रखना, नहीं तो सोचो कि मशीन तो सर कैसे क्या कहते हैं कि मशीन से तो कुछ नया चीज बनाया जा रहा है, तो वो कैसे क्या कहते हैं कि फाइनल गुड हो गया। नहीं, मशीन थोड़ी ना कन्वर्ट हो रही। अगर मशीन कन्वर्ट होती तो वो फाइनल गुड होता ही नहीं। मशीन नहीं कन्वर्ट होती, बल्कि मशीन दूसरे चीजों को कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। दे आर ऑल्सो फाइनल गुड्स। तो यानी कि जो मशीन्स हैं, वो जो इम्प्लीमेंट्स हैं या टूल्स हैं, वो सब तो फाइनल गुड्स हैं। यट दे आर नॉट, हाँ, yet they are not final goods to be ultimately consumed। लेकिन इनको कंज्यूम नहीं किया जाता, इनको फाइनली मतलब अल्टीमेटली कंज्यूम नहीं किया जाता। भले ही ये फाइनल गुड है लेकिन इनको कंज्यूम नहीं किया जाता। अनलाइक द फाइनल गुड्स दैट वी हैव कंज्यूम्ड अबव। देखो, हम कंसीडर्ड अबव जब हमने ऊपर पढ़ा था, तो उनको हमने क्या किया था, उनको हम कंज्यूम करते थे। फाइनली उनको हम मतलब जैसे कपड़े होते हैं हम पहन लेते हैं, फिर उसको हाँ वो धीरे धीरे खा। तो ऐसे ही यहाँ पे खाना होता है हम खा लेते हैं, ये सारी चीजें क्या होती है, कंज्यूम हो जाती है। लेकिन यहाँ पे मशीन थोड़ी ना कर, मशीन जो होती है वो 10-10 साल, 15-15 साल चलती रहती है, ठीक है। दे आर क्रूशियल बैकबोन ऑफ एनी प्रोडक्शन प्रोसेस। जो कैपिटल गुड्स होती है, कैपिटल गुड्स, वो क्या होते हैं कि काफी इंपॉर्टेंट बैकबोन होती है किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस का। इन एडिंग, एडिंग का मतलब होता है हेल्प करना, एडिंग का मतलब क्या होता है, हेल्प करना। एंड इनेबलिंग द प्रोडक्शन टू टेक प्लेस, दीज गुड्स फॉर्म अ पार्ट ऑफ कैपिटल। ये क्या होते हैं, किसी भी कंपनी के कैपिटल का पार्ट, किसी भी कंपनी के ये क्या होते हैं, कैपिटल के पार्ट होते हैं। वन ऑफ द क्रूशियल फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन इन विच, देखो प्रोडक्शन का जो मेन फैक्टर होता है वो कैपिटल भी होता है। प्रोडक्शन के 3-4 फैक्टर होते हैं, उसमें सबसे मेन जो होता है वो कैपिटल भी होता है, ठीक है। हैज इन्वेस्टेड, तो मीन विच प्रोडक्टिव एंटरप्राइज हैज इन्वेस्टेड एंड दे कंटिन्यू टू एनेबल द प्रोडक्शन प्रोसेस टू गो ऑन फॉर कंटिन्यूअस साइकिल ऑफ प्रोडक्शन। तो ये क्या कहते हैं कि हाँ, प्रोडक्शन प्रोसेस अगर वो कंटिन्यूअसली चलना होता है, उनको क्या करना होता है कि बड़ी एक कैपिटल तो होना ही थी। दीज आर कैपिटल गुड्स, इन्हें क्या बोला गया, कैपिटल गुड्स। दे ग्रेजुअली अंडरगो वियर एंड टीयर। तो ध्यान रख लो
ये धीरे धीरे क्या होते हैं ये धीरे धीरे इसमें क्या होता है कि टूट फूट इसमें होती रहती है। वियर एंड टीयर का मतलब होता है टूट फूट होती रहती है, ठीक है। धीरे धीरे इसमें सही उसको दस आर रिपेयर, क्योंकि इसमें टूट फूट होती रहती है, इनको रिपेयर भी किया जाता है और ग्रेजुअली रिप्लेस्ड ओवर द टाइम। या कभी कभी अब मान लो कि कोई भी एक साइकिल यूज करते 10 साल 15 साल चला, 10 साल चला लिए, फिर सोचोगे अब नई साइकिल ले लेता हूँ, ये तो खराब हो गई ये वो। तो क्या होता है, या साइकिल जब बीच बीच में पंचर भी होती रहती है साइकिल का, तो उसको आप क्या करते हो, उसमें आप सही कराते रहते हो। तो यही सारी चीजें, तो धीरे धीरे वो चीजें खराब होती रहेंगी, उनको सही भी कर। द स्टॉक ऑफ कैपिटल द स्टॉक ऑफ कैपिटल दैट एन इकोनॉमी possesses इज thus preserved। यानी कि जो जो स्टॉक होता है जो कैपिटल का, उसको क्या करता है, बचाया जाता है, ठीक है। उसे क्या करता है, किया जाता है, बचाया जाता है, ठीक है। द स्टॉक ऑफ कैपिटल दैट एन इकोनॉमी प्रोसेस इज जस्ट प्रिजर्व, यानी कि स्टॉक ऑफ कैपिटल को हमेशा क्या किया जाता है, बचाया जाता है। प्रिजर्व का मतलब होता है बचाना। मेंटेन्ड एंड रिन्यूड पार्शियली और होली ओवर द टाइम, उसको क्या किया जाता है, बचाया जाता है। हाँ, और या उसको और भी ध्यान रखो, उसे क्या कहते हैं कि आगे मेंटेन किया जाता है। मेंटेन मतलब होता है कि बनाया करके रखा जाता है। या रिन्यूड पार्शियली, या तो उसमें क्या कहते हैं कि कुछ ना कुछ धीरे धीरे क्या किया जाता है, रिन्यू भी किया जाता है। रिन्यू करना मतलब होता है कि, हाँ, रिन्यू करना मतलब होता है कि उसमें कुछ, या कभी कभी पूरी तरीके से नया चीजें किया जाता है, या कभी कभी हाँ थोड़ी थोड़ी पार्शियली मतलब होता है थोड़ी थोड़ी, या कभी कभी पूरी तरीके से उसमें स्टॉक ऑफ द कैपिटल को चेंज किया जाता है। ओके, हाँ, इसको बचाया जाता है या मेंटेन करके रखा जाता है, या कभी कभी पूरी तरीके से, या कभी कभी हाँ थोड़ी तरीके से इसमें क्या किया जाता है, चेंजेस किए जाते हैं। एंड दिस इज द सम ऑफ इम्पोर्टेंस इन द डिस्कशन विल फॉलो, और यही हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे अभी हमने पढ़ा फाइनल गुड। फाइनल गुड्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक वो बोला कंज्यूमर गुड्स, और एक हमने बोला क्या कहते हैं कि कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स में क्या आ गई, मशीन्स वगैरह आ गई, जिसको हम कंज्यूम तो नहीं कर रहे हैं, कंज्यूम तो कर नहीं रहे हैं, लेकिन किसी और चीज के प्रोडक्शन में यूज कर रहे हैं। और जो कंज्यूमर गुड्स थे उनको हम फाइनली क्या करते हैं, कंज्यूम ही करते हैं, उनको हम क्या करते हैं, फाइनली कंज्यूम ही करते हैं, ठीक है। वी मे नोट हियर दैट सम कमोडिटीज लाइक टेलीविजन सेट्स, जैसे टेलीविजन सेट हो गया, या ऑटोमोबाइल्स हो गया, या होम कंप्यूटर्स हो गया, ऑल्दो दे आर अल्टीमेट फॉर अल्टीमेट कंजम्पशन, इनको भी अल्टीमेट कंजम्पशन के लिए यूज किया जाता है, हैव वन कैरेक्टरिस्टिक इन कॉमन विद कैपिटल गुड्स, दे आर ऑल्सो ड्यूरेबल। तो क्या ये भी ड्यूरेबल है, ये भी ड्यूरेबल है, चाहे वो टीवी हो गया, या ऑटोमोबाइल्स हो गया, या क्या कहते हैं कंप्यूटर्स वगैरह हो गए, ये सब क्या होता है, ड्यूरेबल होते हैं। हाँ, ड्यूरेबल होते हैं। दैट इज दे आर नॉट extinguished by immediate और इवन शॉर्ट पीरियड ऑफ कंजम्पशन, इनको मतलब फटाफट इनको खत्म नहीं किया, इनको फटाफट यूज करके खत्म नहीं किया जा सकता, ठीक है। दे हैव अ रिलेटिवली लॉन्ग लाइफ एज कंपेयर टू, जैसे वो खाना वगैरह से तो इनके, या कपड़े वगैरह से तो इनकी लंबी लाइफ। दे ऑल्सो अंडरगो वियर एंड टीयर, ये भी मतलब खराब वगैरह होती रहती हैं, इनको ग्रेजुअल यूज किया जाता है, मतलब टूटती फूटती रहती हैं। एंड ऑफन नीड रिपेयर, इनको भी रिपेयर किया जाता रहता है, इनमें भी रिप्लेसमेंट कुछ पार्ट किए जाते हैं लाइक मशीन। दे ऑल्सो भी, इनको भी प्रिजर्व करना होता है, इनको भी मेंटेन किया जाता है, इनको भी। तो इन्हें क्या बोला जाता है, हम इन गुड्स को क्या बोलते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। इन्हें क्या बोले, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। तो जैसे वो जो साइकिल वाला एग्जांपल आ जाएगा ना, अगर क्लियरली देखा जाए तो वो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में आता है, ठीक है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में आ जाएगा। ओके, क्लियर है, लैपटॉप वगैरह जो आता है वो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में आ जाता है। और जो चीजें कहते हैं कि जैसे मशीन वगैरह हो गई वो अलग है, उन्हें कैपिटल गुड्स बोला गया। अब 10, if we consider all the final goods and services produced in an economy in a given period of time, they are either in the form of consumption good, या तो वो कंजम्पशन गुड है। कंजम्पशन गुड में क्या होता है, ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल दोनों ही आ जाते हैं। कंजम्पशन गुड में ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल दोनों ही आ जाते हैं, या कैपिटल गुड्स, ठीक है। एज फाइनल गुड्स, ध्यान रखो यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जितने भी जो हमने अभी तक गुड्स देखे, क्या हमने बोले, जितने भी गुड्स थे उनको दो पार्ट में डिवाइड करो। कंज्यूमर गुड्स हो गए, कंज्यूमर गुड्स। अब कंज्यूमर गुड्स क्या हो सकते हैं, ड्यूरेबल भी हो सकते हैं और नॉन ड्यूरेबल भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, नॉन ड्यूरेबल भी हो सकते हैं। और वहीं पे कैपिटल गुड्स हमेशा ड्यूरेबल, कैपिटल गुड्स
कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, हमेशा ड्यूरेबल होते हैं। ओके, एज फाइनल गुड्स दे डू नॉट अंडरगो एनी फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन इन इकोनॉमिक प्रोसेस। और जो हाँ, और ये फाइनल गुड्स इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये फर्दर इनका कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। अब फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ पे नहीं होता, फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन इन इकोनॉमिक प्रोसेस में नहीं होता, ध्यान रख लो। फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन हो तो वो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो किसी इकोनॉमिक प्रोसेस में नहीं आना। Of the total production taking place in economy, a large number of products don't end up in final consumption. तो देखो, बहुत सारे ऐसे भी चीजें होती हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका फाइनल कंजम्पशन होता ही नहीं, जिनका फाइनल कंजम्पशन होता ही नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिनका फाइनल कंजम्पशन होता ही नहीं, ना तो वो कैपिटल गुड्स है, ना तो उनका फाइनल कंजम्पशन हो रहा है, ना तो वो कैपिटल गुड्स है। Such goods may be used by other producers as material input। तो कुछ इन गुड्स को क्या कहते हैं कि दूसरे यूजर्स के द्वारा, दूसरे प्रोड्यूसर के द्वारा इनपुट्स के रूप में यूज किया जाता है। इनको क्या किया जाता है, इनपुट्स के रूप में यूज किया जाता है। तो जैसे स्टील शीट्स का यूज किस लिए किया जाता है, ऑटोमोबाइल्स। और कॉपर का यूज किया किस लिए किया जाता है, बर्तन वगैरह बनाने। तो इनको बोला गया इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट गुड क्या होती हैं, वो चीजें होती हैं जिनका फर्दर प्रोडक्शन में यूज किया जाता है, फर्दर प्रोडक्शन में यूज किया जाता है, या एज अ रॉ मटेरियल्स यूज किया जाता है। ये कैसे यूज किए जाते हैं, एज मोस्टली यूज एज रॉ मटेरियल्स और इनपुट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर कमोडिटीज। इनको अदर कमोडिटीज को प्रोड्यूस करने में यूज किया जाता है। दीज आर नॉट फाइनल गुड्स, ये कभी भी फाइनल गुड्स नहीं होते, ये कभी भी फाइनल गुड्स नहीं होते ना। टू हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब होता है कि पूरा एकदम व्यापक, पूरी तरीके से आइडिया ऑफ टोटल फ्लो ऑफ प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी, वी नीड टू हैव अ क्वांटिटेटिव मेजर। क्वांटिटेटिव एक होता है, क्वालिटेटिव मेजर होता है, एक होता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है कि अगर हम नंबर्स की बात करते हैं तो ठीक है, ऑफ एग्रीगेट लेवल ऑफ फाइनल गुड्स प्रोड्यूस इन इकोनॉमी। तो किसी भी इकोनॉमी में कितना मतलब गुड्स प्रोड्यूस किया गया, ये देखना है। ठीक है, कितना देखना है कि एग्रीगेट लेवल ऑफ फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी। हाउएवर, इन ऑर्डर टू गेट quantitative assessment, a measure of that total final goods and services produced in the economy, it is obvious that we need to common measuring rod। पहला तो एक चीज हमें चाहिए कि क्या कहते हैं कि अगर हमें ये देखना भी है, हमें ये देखना है कि कितने फाइनल गुड्स वगैरह बने हैं, कितना नहीं, तो हमारे पास में एक मतलब कोई ना कोई कॉमन मेजरिंग मेथड भी तो होना चाहिए, कैसे हम इसको मेजर करेंगे। हाँ, कि कौन सी गुड्स कितनी प्रोड्यूस हुई है, तो एक कॉमन मेजरिंग रॉड होना चाहिए, मतलब कॉमन मेजरिंग मेथड होना चाहिए जो जो सब चीजों को, फाइनल गुड्स को, मतलब कि कितना पूरा पूरा कितना भी फाइनल गुड प्रोड्यूस हुआ है उसको पता लगाया जा सके। ठीक है, वी कैन नॉट एड मीटर्स ऑफ क्लॉथ प्रोड्यूस्ड 2 टन्स ऑफ राइस। हमें पता है कि अब ये नहीं कह सकते ना कि 10 kg राइस है और 5 मीटर कपड़ा है, इनको ऐड तो नहीं कर सकते। हाँ, या नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स या मशीन्स को तो ऐड नहीं किया जा सकता। और कॉमन मेजरिंग रॉड इज मनी। तो सबसे, तो यहाँ पे जो, अगर हमें प्रोडक्शन को, प्रोडक्शन यानी कि क्या कहते हैं कि एग्रीगेट लेवल ऑफ फाइनल गुड्स, एग्रीगेट लेवल्स ऑफ फाइनल गुड्स को हम देखते हैं कपड़े वगैरह में नहीं मेजर करते, उनको सीधे कहते हैं कि मनी के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। किसमें कन्वर्ट करते हैं, हमारा जो कॉमन मेजरिंग है वो क्या कहते हैं कि अगर हमें देखना है कि कितना कितना गुड्स प्रोड्यूस हुआ, कितना नहीं प्रोड्यूस हुआ, किस टर्म में देखते हैं, किसके टर्म में देखते हैं, मनी के टर्म। ठीक ठीक है, क्योंकि सारी की सारी चीजें जो होती हैं, सारी की सारी चीजें किसके लिए प्रोड्यूस की जाती हैं, सेल करने के लिए। तो कितना, जो सम टोटल ऑफ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ दीज डाइवर्स कमोडिटीज गिव अस द मेजर ऑफ फाइनल आउट। तो कितना ये मॉनेटरी वैल्यू, जितना भी ये सम, द सम टोटल ऑफ द मॉनेटरी वैल्यू, कितना मॉनेटरी वैल्यू हुआ, जितने भी डाइवर्स कमोडिटीज बनी है, जितने भी डाइवर्स कमोडिटीज बनी है, फाइनल गुड्स बने हुए हैं, उनका फाइनल वैल्यू कितना हुआ, उनका फाइनल वैल्यू कितना है, या उनका फाइनल आउटपुट कितना हुआ, उसी को बोला गया कि कहते हैं कि ये बता दिया जाएगा। जितना सम टोटल होगा, जितना भी उनका सम टोटल होगा, वही वो क्या कहते हैं कि उनका फाइनल आउटपुट होगा या एग्रीगेट। ठीक है, बट वाई वी मेजर द फाइनल गुड्स ओनली, क्यों फाइनल गुड्स ही मेजर क्यों करते हैं, ठीक है, हम क्यों फाइनल गुड्स ही मेजर करते हैं, यहाँ से हम क्या कहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक बढ़िया से चीजें समझ में आई होंगी। अगर जो भी चीजें नहीं समझ में आई होंगी, आप लोग क्या कहते हैं कमेंट कर करके पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ओके।